I am Dr. Jesse John, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. And today we are discussing about the anatomy of the larynx, and we have discussed the most of the part of it. And today we will discuss the remaining part of it. We will discuss from the muscles of the larynx. So there are two types of muscles there, that is the extrinsic muscle and intrinsic muscles. Extrinsic muscles are those who surround the structures and responsible for the movement of the larynx as a whole. एंड जो एक्सटेंसिव मसल्स होती है वो पेयर्ड होती हैं, और जो पेयर्ड जो मसल्स हैं वो हैं पैलेटोफेरेंजियस, सल्पिंगोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस, थायरोहाइड, स्टेनोथायरॉइड. All these muscles elevate the larynx except sternothyroid which depresses the larynx. तो जो सारी मसल्स हैं उठाने का काम करती है इसको लैरिंग्स को ऊपर की तरफ, लेकिन जो स्टेनोथायरॉइड मसल है वो डिप्रेस करती है लैरिंग्स को, वो दबाती है नीचे की तरफ. वहीं इंटर्नशिप मसल की बात करें हैं, दे अटैच द लैरेंजियल कार्टिलेज टू ईच अदर, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट. मेन फंक्शन है इनके ओपन एंड क्लोज द लैरेंजियल इनलेट, adduct and abduct the vocal cords, and increase and decrease the tension of the vocal cord. हमने देखा इंटेंसिक जो मसल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं इनलेट के अंदर, और वो लैरेंजियल कार्टिलेज से आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यहाँ पे हम कुछ मसल्स के ओरिजिन एंड इंसर्शन की बात करें तो लैरेंजियल मसल्स की, तो वहाँ पे हमने देखा है क्रिकोथायरॉइड मसल, ऑब्लिक एरिथ्नोइड मसल्स एंड ट्रांसफर एरिथ्नोइड मसल्स एंड लेटरल क्रिकोथायरॉइड मसल्स एंड पोस्टीरियर क्रिकोएरिथ्नोइड मसल्स, थायरोएरिथ्नोइड मसल, थायरोएपिग्लोटिस मसल्स. ये इंटर्नसिक मसल्स है जो सारे कार्टिलेज को आपस में जोड़ती है और उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. क्रिकोथायरॉइड जो नाम से पता चल रहा है कि क्रिकोथायरॉइड के बीच में इसका कनेक्शन है, तो ये आर्च ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज से और ओरिजिन होता है इसका, और इंसर्शन करता है ये जो inferior cornu and the adjacent part of the lower border of the lamina of the thyroid cartilage. वहीं oblique arytenoid oblique शेप में है, तो ये एक अरिथनोइड कार्टिलेज की मस्कुलर प्रोसेस से चल के दूसरा जो अपोजिट साइड में अरिथनोइड कार्टिलेज है उसके अपेक्स में इंसर्ट करती है. वहीं एरी एपिग्लोटिकस होती है मस्कुलर प्रोसेस ऑफ द अरिथनोइड कार्टिलेज, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है. इंसर्शन करता है मार्जिन्स ऑफ द एपिग्लोटिस. ट्रांसवर्स एरिथनोइड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द वन एरिथनोइड से ओरिजिनेट होता है, और दूसरे जो पोस्टीरियर सरफेस है एरिथनोइड का वहाँ पे इंसर्ट करती है. लेटरल क्रिकोएरिथनोइड, later part of the upper border of the cricoid arch and the muscular process of the arytenoid cartilage वहाँ पे इंसर्ट करती है. posterior cricoid posterior surface of the जो cricoid lamina है वहाँ से ये origin करती है, इंसर्ट करती है muscular process of the arytenoid cartilage. वहाँ पे thyroid arytenoid, ये जो एंगल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज है वहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ये ओरिजिन करती है, इंसर्ट करती है जो एरिथनोइड कार्टिलेज है उसके एंटीरियर लेटरल सरफेस पे. यहीं पे थायरोएपिग्लोटिकस वो हम देख सकते हैं कि जो एंगल होता है थायराइड कार्टिलेज के उसके पीछे की साइड से पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, एंड जो मार्जिन्स होते हैं एपिग्लोटिस वहाँ पे इंसर्ट करती है. इससे फिर हम we can understand the origin and insertion of the intrinsic muscle of the larynx. यहाँ पे हम थायरोइड एरिथनोइड मसल देख सकते हैं. यहाँ पे जो थायराइड एंड एरिथनोइड के बीच में होती है ये थायराइड एरिथनोइड मसल्स. क्रिकोथायरॉइड मसल क्रिकोइड एंड थायराइड कार्टिलेज के बीच में है यहाँ पे, एंड क्रिकोएरिथनोइड एंड ट्रांसफर एरिथनोइड एंड ओकुलिस मसल्स. तो यहाँ पे ओकुलिस मसल्स है और ये जो ट्रांसवर्स मसल्स हैं, एंड ये ऑब्लिक एरिथनोइड है जो एक दूसरे को ऑब्लिकली ये ओरिजिन इंसर्शन होता है. ट्रांसफर से ये ट्रांसफर जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे होता है, एंड पोस्टीरियर क्रिकोएरिथनोइड, ये क्रिकोएरिथनोइड जो इनकी मसल्स है ये का ओरिजिन इंसर्शन होता है. origin and insertion of the oculis muscles, यहाँ पे
ओकुलिस मसल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द ओकुलिस मसल। जो थायराइड जो कार्टिलेज है और जो वोकल प्रोसेस होता है रेट है, उनके बीच में ये ऑरिजिन इंसर्शन होता है, इनका अटैचमेंट है। अब बात करते हैं हम मस्कुलर जो पार्ट है, हमने लैरिंग्स का देख चुके हैं हम। कैविटी की बात करते हैं। जो कैविटी है इसका एक्सटेंशन होता है इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, where it communicates with the lumen of the laryngopharynx to the lower border of the epicute cartilage, where it is continuous with the lumen of the trachea। हम देख रहे हैं कि ऊपर से laryngopharynx है, वहां से शुरू होकर ये ट्रेकिया तक आती है। The anterior wall of the laryngeal cavity is longer than the posterior wall। जो anterior जो wall है इसकी longer होती है posterior wall से। A laryngeal inlet is obliquely placed and sloping downwards and backwards, and it opens into the laryngopharynx। बाउंड्रीज की बात करते हैं, एंटीरियर यहाँ पे इसकी एपिग्लोटिस होती है। हम देखते हैं कि लीफ शेप्ड जो स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस कार्टिलेज का, एंटीरियरली ये ब्रेस्ट होती है यहाँ पे। पोस्टीरियरली हम देखें तो इंटर फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। लेटरल साइड में हम देखें तो एरी एपिग्लोटिक फ्लोर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कुछ फोल्ड्स हैं जो इसके बॉर्डर्स बनाते हैं, इसकी बाउंड्रीज फॉर्मेशन करते हैं। और लेरिंजियल कैविटी के अंदर देखें तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है जो एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द एरिथ्मोइड कार्टिलेज टू थायराइड कार्टिलेज। Upper folds are produced by the vestibular ligament and called vestibular folds and the false vocal cords। और जो स्पेस होता है इस वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में जिनको बोलते हैं रीमा वेस्टिबुलम। When the vestibular fold come together, they prevent food and liquids from entering the larynx and air from leaving the lungs, as when a person hold his breath। तो यहाँ पे जो वेस्टिबुलर लिगामेंट है जो प्रोड्यूस होते हैं अपर फोल्ड से, और जिनको बोलते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड या फाल्स वोकल कॉर्ड्स। और ये जो स्पेस होता है इन वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच के अंदर जिनको रीमा वेस्टिबुलर कहते हैं। Lower folds are produced by the vocal ligaments and oculus muscles, and this is called the vocal folds and true vocal cords। They extend from the thyroid angle to the vocal process of the arytenoid। The space in between these folds called rima glottidis, that is the important space, and rima glottidis is the narrowest part of the laryngeal cavity। तो ये narrowest part होता है और यहीं पे जो true vocal cords हैं जो phonation के लिए responsible होता है। तो हमारा laryngeal fold हम देख चुके हैं यहाँ पे, ये रीमा ग्लोटिडिस है जो नेरोस्ट पार्ट है यहाँ पे, एंड ये है रीमा वेस्टिबुली। और ये जो वोकल लिगामेंट्स है यहाँ पे, और ये वेस्टिबुलर लिगामेंट है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो स्पेसेस हैं जो रीमा वेस्टिबुली है, रीमा ग्लोटिडिस है जो नेरोस्ट पार्ट होता है लैरिंजियल इनलेट का। अब हम सब डिवीजन की बात करते हैं लैरिंजियल कैविटी। तो लैरिंजियल कैविटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है by the 2 pairs of the vestibular and vocal folds। तो जो वेस्टिबुलर वोकल फोल्ड्स है इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो जो वेस्टिबुल है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैरिंजियल इनलेट टू द वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ये लैरिंजियल इनलेट है वहाँ से शुरू होकर वेस्टिबुलर फोल्ड तक है। इसकी एंटीरियर वॉल है जो फॉर्म होती है म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लोटिस, एंड पोस्टीरियर वॉल जो है दैट इज मेड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द एपिसेस ऑफ द एरिथ्मोइड कार्टिलेज एंड द कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। और जो साइड होता है उसका फॉर्म होता है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। द एरी एपिग्लोटिक फोल्ड सेपरेट द वेस्टिबुल फ्रॉम द पायरिफॉर्म रिसेसेस। तो हम पायरिफॉर्म फोसा की बात कर चुके हैं क्योंकि ये लैरिंग्स का जो फेरिंग्स में जो इसका डिपिंग होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है पायरिफॉर्म फोसा। तो इस तरीके से जो फोल्ड है ये सेपरेट करती है वेस्टिबुल को पायरिफॉर्म रिसेसेस। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स या साइनस ऑफ लैरिंग्स। तो साइनस ऑफ लैरिंग्स क्या है हम बात कर चुके हैं वहाँ पे अर्लियर। इट इज द डीप एलिप्टिकल स्पेस बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड्स। वेस्टिबुलर एंड वोकल फोल्ड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनस। On each side a narrow blind diverticulum of mucous membrane that extends posterior superiorly between the vestibular fold and lamina of the thyroid cartilage, and that is called saccule of the larynx।
It is provided with the mucous glands and whose secretion lubricate the vocal cords. Hence, it is termed oil can of the larynx. तो ये जो साइनस है यहाँ पे जिसको सैक्यूल ऑफ द लैरिंग्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है जो सिक्रेट करती हैं और लुब्रिकेट करती है वोकल कॉर्ड्स को, तो इसको हम ऑयल कैन ऑफ द लैरिंग्स भी बोलते हैं। इंफ्राग्लोटिक कंपार्टमेंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द वोकल फोल्ड्स टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो लैरिंक्स का होता है लूजली अटैच्ड होता है, एक्सेप्ट जहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस होता है एपिक्लोज टू वोकल कॉर्ड्स, कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज वेयर इज फर्मली अडहेरेंट। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स है, यहाँ फर्मली अडहेरेंट होता है, फर्मली चिपका हुआ होता है, बाकी की जगह पे ये लूजली अटैच रहता है। पूल ऑफ द लैरिंजियल कैविटी, ये भी लाइंड होता है, और जो लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन वो होता है सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। Except the anterior surface and upper half of the posterior surface of the epiglottis, upper part of the aryepiglottic fold and vocal folds, which are lined by stratified squamous epithelium। तो हमने देखा ये 2 टाइप के एपिथेलियम से कवर्ड है। कुछ पार्ट्स है जो सीलिएटेड कोलुमनर से कवर्ड है, और कुछ पार्ट है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है। The mucous glands are distributed all over the mucous lining, and they are numerous on the posterior surface of the epiglottis and the posterior part of the aryepiglottic folds and the saccules, and there are no mucous glands in the vocal folds। तो mucous folds में कोई भी glands नहीं होती है। नर्व सप्लाई की बात करते हैं लैरिंग्स की, तो वहाँ पे मोटर नर्व सप्लाई होती है, सेंसरी नर्व सप्लाई होती है, एंड मोटर नर्व सप्लाई होती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व्स, एंड सेंसरी नर्व सप्लाई होती है ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंग्स अबाउट द वोकल फोल्ड इज सप्लाइड बाय द इंटरनल लैरिंजियल नर्व, एंड बिलो जो वोकल फोल्ड होती है वो सप्लाइड होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अगर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ पे एनेस्थीसिया हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का इन सुप्राग्लोटिक पोर्शन, एंड इसके एनेस्थीसिया हो जाने के कारण यहाँ पे हो जाता है कि कोई भी सेंसेशन नहीं रहता इस पोर्शन का, सुप्राग्लोटिक पोर्शन का। तो वहाँ पे जो कफ रिफ्लेक्स होता है, जो प्रोटेक्टिव कफ रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाता है, और अगर जो फॉरेन बॉडी है वो आसानी से एंटर कर जाती है लैरिंग्स पे। नॉर्मली क्या होता है कि अगर फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो एक कफ प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स, जिससे फॉरेन बॉडी बाहर की तरफ निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर ये डैमेज होगी ना तो वहाँ पे सेंसेशन उसका लॉस हो जाता है, और जो कफ रिफ्लेक्स है वो भी लॉस हो जाता है, और इसके कारण जो फॉरेन बॉडी है जो आसानी से लैरिंग्स में एंटर करके ट्रेकिया में जा सकती है। आर्टीरियल सप्लाई है लैरिंग्स की, जो अबव वोकल कॉर्ड है यहाँ पे सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी, एंड जो बिलो वोकल कॉर्ड है वहाँ पे जो इंफीरियर लैरिंजियल आर्टरी से सप्लाइड होती है। रीमा ग्लोटिडिस की सप्लाई ड्वेल ब्लड सप्लाई है यहाँ पे। वेनस ड्रेनेज होता है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व, एंड जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है वो ड्रेन होती है सुपीरियर थायराइड वेन में, एंड इंफीरियर लैरिंजियल नर्व होती है वो ड्रेन करती है लास्ट में जाके इंफीरियर थायराइड वेन में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम बात करते हैं, जो अबो वोकल कॉर्ड्स हैं बिलो वोकल कॉर्ड्स हैं दोनों अलग अलग ड्रेन करेगी। जो अबो वोकल कॉर्ड्स हैं वो लास्ट में जाके ड्रेन करेगी अपर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स, और जो बिलो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ड्रेन करेगी लोअर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स। अब बात करते हैं मैकेनिज्म फोनेशन। फोनेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, एंड ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन द लाउडर इज द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, जितना लाउडर होगा और जितना तेज होगा वाइब्रेशन, उतना ही साउंड लाउड होगी। तो नॉर्मली जो स्पीच है प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। लैरिंक्स इज लाइक ए विंड इंस्ट्रूमेंट, द वॉइस प्रोड्यूस इन फॉलोइंग फॉर्मूला। सबसे पहले क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स केप्ट अडक्टेड, और जो इंफ्राग्लोटिक एयर प्रेशर इज जनरेटेड बाय द एक्सेल्ड एयर by the lungs by the contraction of the abdominal intercostal and other expiratory muscle। जो मसल्स होती है एब्डोमिनल मसल इंटरकोस्टल मसल एक्सपायरेटरी मसल, उसके कारण लंग से जो
एक्सपायर होती है, जो एयर होती है बाहर की तरफ निकलती है, तो एक प्रेशर जनरेटेड होता है जिसको बोलते हैं इंफ्राग्लोटिक एयर प्रेशर, जो कि लंग से हवा बाहर की तरफ निकलने के कारण पैदा होता है। जो ये फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, ये कोड को ओपन कर देता है एंड रिलीज्ड एज ए स्मॉल पफ। जब एक जो वोकल कोड है बिल्कुल पास, बिल्कुल क्लोज्ड है यहाँ पे और चिपकी हुई है, और यहाँ पे प्रेशर बन गया है, प्रेशर बन गई जो बाहर निकल रही है, तो एक स्मॉल पफ, एक सुराख की तरह से ये निकलती है। As the moving air passes through the vocal cords, it makes them to vibrate, producing sound. और जब ये प्रेशर जो एयर निकलती है एक पफ की तरह, ये वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करती है एंड एक साउंड प्रोड्यूस होता है इससे। एंड जो साउंड होता है एम्पलीफाइड, मतलब ये कई गुना बढ़ जाते हैं माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस एंड नोज के कारण। एंड साउंड इज देन कन्वर्टेड इनटू स्पीच बाय मॉड्यूलेटरी एक्शन ऑफ द लिप्स, टंग, पैलेट, फेरिंक्स एंड टीथ। और उसके बाद में जो साउंड का फॉर्मेशन होता है इसके कारण वो स्पीच में कन्वर्ट होती है। इसके लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, लिप्स, टंग, पैलेट, फेरिंक्स एंड टीथ, उनके कई एक्शन के आपस में करने के कारण ये स्पीच में कन्वर्ट होती है। तो ये हमारा था जो वाइब्रेशन है हमारा, जो इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारा जो लैरिंग्स है वो पार्ट कंप्लीट हुआ है, उसके एनाटॉमी कंप्लीट हो चुकी है। हमने लैरिंग्स ये मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कवर कर लिए हैं, इंटायर लैरिंग्स हम कवर कर चुके हैं। So if you have any query, any doubt, please write it in my comment box. So it will be resolved very soon. Thank you so much, and keep studying.